जी, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या बोर्ड आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? चलिए जी, जरा एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर कल जो आप लोगों का हुआ था, पहले उस पेपर को डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। एक आधा मिनट इंतजार कर रहे हैं ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी क्लास में आ जाएं। फिर पेपर आप लोग अपने पास रखिएगा, उतनी देर में बाकी लोग आ जाते हैं तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलें जी, देखिएगा जरा, अब जिन्होंने आना था आगे आगे हुई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जरा, लिखा हुआ है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम विल बी। आपको पता है अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और अनसर्टेनिटी इन वी, आपको ये पता है कि 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, अनसर्टेनिटी सिर्फ रेडियस में आएगी और रेडियस तो पावर फैक्टर है, तो क्या आ जाएगा? पावर इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। कितना आ गया? 3 इंटू 1%, दैट विल बी 3%। ये बन जाएगी आपकी बीटा ऑप्शन। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, आपको पता है लाइट ईयर सिंपल है, इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और ये कितना होता है? 1 लाइट ईयर equals to 9.5 10 raised to power 15 meter. Number 3, which of the following is a derived unit? जी, क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ड्राइव्ड है, बाकी तीनों बेस। नंबर 4,
स्टेरेडियन इज a SI unit of solid angle. बुक की लाइन है। नंबर 5, वाट आर इज a unit of, आप लोगों को बताया था। एक्सक्यूज मी सर, आप एमसीक्यूज जी की ऑप्शंस बोल दें क्योंकि हमारे पास जो पेपर है वो भी मोबाइल में ही है, तो आप ऑप्शंस बोल दें, हमने लिखी है, हम उससे टैली कर लेंगे। नहीं, सिर्फ ऑप्शन बोलने का फायदा कोई नहीं है, वो तो मैं की आपको वैसे मेरे पास जो पेपर है उस पर की लगी है, मैं आपको वो ग्रुप में भेज दूंगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप सॉल्व करवा रहे हैं ना, जैसे सॉलिड एंगल है तो साथ साथ उसकी ऑप्शन भी बोल दें। ठीक है, तो आप उनके आंसर जी लिखते जाओ, क्या ख्याल है? आप लोग एक कॉपी लो, सुनो, अपने पास रजिस्टर रखो, मैं जिस जिस नंबर, इसीलिए मैं नंबर 7 लिख रहा हूँ, नंबर 7 लिखता जा रहा हूँ, उसका आंसर लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक लिस्ट सी बना लो अपने पास पेज के ऊपर, बाद में उसे टैली कर लेना आप। ठीक है, बजाय इसके कि मैं की लिखता जाऊँ सिर्फ, तो वो की नहीं प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है ना, आंसर लिखता जा रहा हूँ, ताकि बाजुकात ऐसा होता है कि की में रोला भी हो सकता है, लेकिन आंसर लिखता जाऊंगा ना जब, तो आप लोग टैली करने में आसानी देगी आपको। आप लोगों को याद हो, पावर पड़ा हुआ है W/T, और W बराबर होता है P/T, यानी पावर और टाइम का प्रोडक्ट हमेशा एनर्जी का यूनिट देता है। क्या दिया हुआ है आगे, जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाट लिखा हुआ है, वाट पावर का यूनिट, और आर किसका यूनिट, टाइम का। तो वाट आर किसका यूनिट होगा, एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां का आएगा, अल्फा ऑप्शन आएगी। नंबर 6, energy of photon of light of frequency f is given by hf, here h is the Planck's constant, what are the base unit of h? जी, तो अगर याद हो h आपने पढ़ा हुआ है 6.10⁻⁻34 जाउल सेकेंड, तो जाउल को लिख सकते हो, जाउल सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, that is kilogram meters square per second, that is the Planck's constant. Number 7, heat produced in a circuit depends upon the resistance, current and time. If error in measuring these quantities are 1%, 2% and 1% respectively. अब जरा गौर से देखिएगा, रेजिस्टेंस में कितना दिया हुआ है 1%, करंट में कितना दिया हुआ है 2%, टाइम में कितना दिया हुआ है 1%। कहते बताए इफ द एरर in measuring the quantities are 1%, 2% and 1% respectively, the maximum error in the measuring heat का फार्मूला ये था I²RT, जूल्स लॉ इसे बोलते हैं। अब करंट का क्या होगा, आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तो वो सारी ऐड हो जाती है। करंट की कितनी है, पावर इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट प्लस percentage uncertainty in R plus percentage uncertainty in T. 4 plus 1 plus 1, that is 6%. Question number 8. Force F is given by F equals to BT inverse plus AT, where T is the time. The unit of B is same as that of, अब जरा गौर से देखिएगा, F equals to BT inverse plus AT. अब आपको पता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि भाई जो यूनिट लेफ्ट साइड पे होंगे वही राइट साइड पे होंगे। अगर इसका यूनिट न्यूटन है तो इसका भी यूनिट न्यूटन होगा, इसका यूनिट भी न्यूटन होगा। इसका मतलब है बी टी इनवर्स को लिख सकते हो B/T इक्वल्स टू न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस टी का यूनिट सेकंड, तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बीटा। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑप्शन, ये जो यूनिट होता है ये तो मोमेंटम का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एज, भाई फार्मूला पढ़ा हुआ है, I इक्वल्स टू Q ओवर T एंड Q इक्वल्स टू IT। So it is a product of ampere into second that will be equals to coulomb. Number 10, which of the following is derived unit? हाँ जी, कौन सा है? तो सारे ही derived unit है जी, all of these. Number 11, the unit of power is, हाँ जी, power का unit क्या आएगा? किलोवाट। क्योंकि अगर इसके साथ R लिख दोगे तो वो एनर्जी का बन जाएगा, किलोवाट आएगा जी। नंबर 12, जूल सेकेंड किसका यूनिट होता है? प्लांक्स कांस्टेंट का। और ये मैंने आप लोगों को अगर याद हो ना, जब मैंने लिस्ट एक बनवाई थी यूनिट्स की तो मैंने लिखवाया था आपको एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट हैव सेम यूनिट्स। तो इसका मतलब है जूल सेकंड ये प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट भी और यही एंगुलर मोमेंटम का भी। नंबर 13 जी, ऐसे यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट इज आर। तो आर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये पता होना चाहिए आपको। नंबर 14, द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन एसआई सिस्टम इज, जी क्या पढ़ा हुआ था? ये फार्मूला है ना, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी एंड अल्फा इसका यूनिट क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड यूनिट? हाँ जी क्या होगा? डेल्टा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि बाकी सारे बेस हैं। नंबर 16, चले बाद में देखता हूँ 16, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चंस पे चल रहा हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है EMF induced in a coil by changing magnetic flux is equal to rate of change of flux with time. Which of the unit for magnetic flux? ये magnetic flux का यूनिट क्या आएगा? तो भाई magnetic flux तो आपने पढ़ा हुआ है क्या? phi b equals to b into a, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और टेस्ला बराबर होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अच्छा, अब न्यूटन को अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर एम्पियर, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर।
दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अल्फा ऑप्शन आएगी ये। 17 देखिएगा, लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। बुक की लाइन है नंबर 18। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स रेडियंट एंड स्टेरेडियंट वर एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम। हाँ जी, क्या है? जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज। क्योंकि इसमें आपके पास दो ही आते हैं, एंगल रेडियन और स्टेरेडियन, ये दोनों ज्योमेट्री पे बेस करते हैं। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। हाँ जी, क्या आएगा? थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पावर। जी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? वाट इन टूडे, दैट इज एनर्जी। हाँ जी, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है या बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, क्लियर है। ठीक है। सर जी जी, सर ये जो W इज इक्वल टू PT है वो उसको हमने एनर्जी का यूनिट दिया है, इसको हम वर्क का यूनिट भी कह सकते हैं? दोनों का यूनिट सेम। अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था कि ये वर्क भी होता है और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताता है कि जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है। ठीक है। ओके सर। और फिर ओके। आप लोगों ने पढ़ा भी था कि वर्क, एनर्जी, हीट, इन सारों के यूनिट सेम होते हैं। ठीक है। आगे 20 देखिएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस इज द ग्रेटेस्ट, दैट इज एक्सा। आप लोगों ने पढ़ा था 1 एक्सा इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 18 होता है, प्लस 18 होता है, ये मैक्सिमम होगा। और मिनिमम एटो होता है -18। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द वॉट। देखो पावर का फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, W/T जूल पर सेकेंड। पावर का ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, F/V। पावर का ये भी पढ़ा हुआ है, V/I। फिर पावर का ये भी पढ़ा हुआ है I²R। ये भी पढ़ा हुआ है V²/R। ये सारे पावर के फार्मूला है। तो देखो इनमें से कौन कौन सा आएगा। एम्पेयर स्क्वायर इंटू ओहम, ये भी पावर है। एम्पेयर इंटू वोल्ट, ये भी पावर है। जूल पर सेकंड, ये भी पावर है। एक नहीं है पावर तो एम्पेयर ओवर वोल्ट नहीं है, ओवर वोल्ट नॉट पावर। ठीक है। 22 which of the following quantities had not been expressed in suitable unit। हाँ जी, कौन सा है? प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर ही होती है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। हाँ, एनर्जी जो होती है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने कहा था नॉट एक्सप्रेस्ड इन सुटेबल, जो सही नहीं लिखा हुआ, तो आपका ये लिखा हुआ है एनर्जी इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। ये गलत है क्योंकि एनर्जी का ये यूनिट नहीं होता। 23 which of the in experiment we measure quantity A, B, C, then X is calculated from formula. The percentage errors in A, B and C are this. The percentage error in the X can be। अब जरा देखिएगा X में जो परसेंटेज एरर आएगा, परसेंटेज एरर इन X, अब जरा गौर से देखो, A और B स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और C² डिवाइड हो रहा है, C³ डिवाइड हो रहा है। और आप लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो तो हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती है। यानी क्या आ जाएगा,
error in A plus 2 times of, क्योंकि B स्क्वायर है ना, error in B plus 3 times of error in C. A का एरर कितना है जी 1% प्लस 2 B का कितना है 3% प्लस C का कितना है 2%, कितना आ गया 1% प्लस 6% प्लस 6%, दैट विल बी इक्वल्स टू 13%. 13% एरर आएगा. 24. इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी ऑफ टाइप. जी इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है जी, जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनमें से एक इलेक्ट्रिक करंट भी है. विच इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी इन एसआई यूनिट. हाँ जी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था I equals to Q over T and Q equals to IT, and this Q is the derived quantity. यानी जो कूलम होता है वो ड्राइव्ड यूनिट होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा. उसके बाद है जी हाँ जी 26 देखिएगा जरा, लिखा हुआ है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली. हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन काइनेटिक एनर्जी. बताया भी हुआ है पहले आपको, ये मैंने क्लास में भी करवाया था 1/2 mv स्क्वायर. एरर इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या आएगा 1/2 में तो एरर नहीं होगा, एरर इन मास प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरर इन v. मास में कितना है 2% प्लस 2 into 3%, that will be 8%. 27 है जी रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय. हाँ जी रैंडम एरर को किस तरह कम किया जा सकता है. आप लोगों ने कहा था कि ऐसा एरर जो सेम कंडीशन में सेम एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करने से डिफरेंट रीडिंग दे रहा हो रैंडम एरर होता है. अब इसे क्या करते थे आप लोगों ने कहा था कि इसकी हम एक से ज्यादा रीडिंग लेते थे, ज्यादा रीडिंग लेने के बाद उनका क्या ले लेते थे मीन, जिससे हमारे पास क्या हो जाता था एरर रिड्यूस हो जाता था. तो क्या आएगा जी अल्फा ऑप्शन आएगी, टेकिंग मीन ऑफ many measurements. ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, फिर आगे चल रहे हैं जल्दी से. चलिए अगला सवाल देखिएगा जरा. देखिएगा 28 तो पहले लिखा हुआ 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये लिखवाया है कि 1 लाइट ईयर 9.5 10 raised to power 15 मीटर. 29 है जी विच वन इज द लीस्ट सब मल्टीपल. और लीस्ट सब मल्टीपल क्या था एटो, और एटो का क्या बताया था 1 एटो equals to 10 raised to power minus 18. The uncertainty may occur, 30 वाला देखिएगा जी. The uncertainty may occur in measurement. हाँ जी क्या होगा all of these है, ये तो बुक की लाइंस है. 31 The unit of electric field is Newton per coulomb. Its other equivalent term in is potential gradient. What will be its unit? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है
1 न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर आएगा जी। 32 है जी, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट डू नॉट मैच, किस किस का यूनिट मैच नहीं करता जी? मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का यूनिट वेबर नहीं होता, इसका यूनिट मैच नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। ठीक है, बाकी सारों के सेम है। व्हाट आर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई 10 रेज टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। 34 which of the following is a supplementary unit? Steradian. 35 which of the following quantity can be termed as kilogram, meter square per ampere squares per second cube in SI units? देखो, अगर मैं R ले लूं, R इक्वल्स टू V ओवर I, V को क्या लिख सकता हूं, जाउल पर कूलम ओवर I। ठीक है, इसे लिख सकता हूं जाउल कूलम इंटू I। जाउल को लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम को एम्पेयर इंटू सेकंड इंटू एम्पेयर। ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ये। 36 देखिएगा इधर, लिखा हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल हैव द सेम यूनिट एज, लिखवाया भी था आप लोगों को मैंने, क्या आप लोगों को कहा था? स्ट्रेस, प्रेशर, इलास्टिक मॉडुलस एंड energy density all have same units। तो फिर स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट क्या आएगा? सेम। यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस मींस यंग्स मॉडुलस, अल्फा ऑप्शन बन जाएगी। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट यूनिट? हाँ जी, कौन सा करेक्ट यूनिट नहीं है? बाकी सारे तो ठीक है, तो चार्ली वाले, चार्ली वाला क्या दिया हुआ है? एनर्जी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये गलत है। 38 the physics which deals with with velocities approaching the velocity of light, relativistic mechanics उसे बोलते हैं। अल्फा ऑप्शन आएगी। $39 1 नैनोमीटर 1 एटोमीटर। 1 नैनो क्या होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर, और एटो होता है -18 मीटर। आ जाएगा 10⁻⁹ आ जाएगा +9। 40 है जी, √2GH, और याद रखिएगा √2GH हमेशा वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी ये देगा, सिंप्लीफाई भी करोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी होगा। 41 फिजिकल क्वांटिटी x is represented as velocity, represented as velocity equals to √x over rho, the unit of x is, बड़ा आसान सा पढ़ा हुआ था फार्मूला आप लोगों ने, v equals to
एक्स ओवर रो, और ये फार्मूला आप लोगों ने इस तरह पढ़ा हुआ है, अंडर रूट पी ओवर रो, ई ओवर रो। इसका मतलब है जो यूनिट इलास्टिक मॉडुलस का होगा, E इक्वल्स टू एक्स, जो यूनिट इलास्टिक मॉडुलस का होगा वही किसका होगा, एक्स का होगा। और इलास्टिक मॉडुलस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो तो आ जाता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 42 सर 1 जी। 41 की स्टेटमेंट गलत नहीं है कि वो क्या रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी की तरह, एक्स रिप्रेजेंटेड नहीं, वो असल में मिस है यहाँ पे ना, फिजिकल क्वांटिटी एक्स रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे कॉमा आना था, एज के बाद कॉमा आना था, रिप्रेजेंटेड sir. एज वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स ओवर डी। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे सीजीएस में चेंज करना है आपने। तो बड़ी आसान टेक्निक है। आपको पता है किलो तो बराबर होता है 1000 ग्राम के, और मीटर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4, क्योंकि स्क्वायर होना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्ग होता है, बताया भी था शायद आपको उस वक्त। तो कितना आ जाएगा 10 रेज टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 43 देखिएगा जी, गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू दिस एंड I इक्वल्स टू दिस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। देखो पहले तो R निकाल लो ना, R V ओवर I होता है। V कितना है 8, I कितना है 2, 4 आ गया। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सिंपल U लिख देता हूँ, इन V में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, बड़ी आसान था, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। सही है, यही है ना। 12.5 तो ये 6.25 बन जाएगा। अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई कितनी है, 0.2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 100%। हाँ जी, कितना आ जाएगा 10%। तो आर में कितनी आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, दोनों को ऐड कर दोगे, 6.25 प्लस 10 दैट इज 16.25%। इसका मतलब है आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओहम प्लस माइनस 16.25%। सर जी ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, ये कैलकुलेटर के बगैर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी टेक्निक बता दें। देखा ना, कैलकुलेटर के बगैर ही होगा ये। कैसे होगा, 8 100 को 8 पे तकसीम करती हूँ ना तो 12.5 आते हैं, 12.5 आते हैं। ठीक है, 12 8 96, उसके बाद 4 बचेगा तो 0.5 बन जाएगा। अब वो जो 12.5 0.5 से मल्टीप्लाई होगा ना हाफ से, तो 6.25 बच जाएगा। इसे आप क्या करोगे, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, कैंसिल करोगे तो 50 आ जाएगा। इस 2 को लिख सकते हो 2 ओवर 10, वो 5 उससे कैंसिल होकर 10 बचा देगा, बाकी ने सिंपल ऐड कर दो। आगे समझ के नहीं आई, सर नहीं आई। देखो ये लिखा हुआ है 0.5, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 1 ओवर 8 इंटू 100, लिख सकता हूँ कि नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर बोर्ड है देखिएगा आप। जरा, इस तरह लिख सकता हूँ इसे, बोलिएगा जरा, देख के बताइएगा मुझे। जी जी। अच्छा 0.5 को लिख सकता हूँ 5 ओवर 10, इशारिया खत्म करूंगा, ये इस तरह हो जाएगा।
समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई है। अब जरा देखो, अब ये क्या बन जाएगा, 1 0 इससे कट गया, ऊपर बन जाएगा 50/8। अब इसे तकसीम कर लो, इसे तकसीम करोगे ना तो ये बन जाएगा 6.25, क्योंकि 8 से 48 आएगा। समझ आ गई? इसी तरह जब इसे करोगे 0.2/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कैंसिल होके 50 आ जाएगा, यानी 0.2 को लिख सकते हो ओवर 10, इशारिया खत्म करोगे इंटू 50, ये किससे गया तो 10 आ जाएगा। मतलब ये तो जमा तफरीक की कैलकुलेशन अब आप लोगों को आनी चाहिए ना। आप सर लोग 32 इसका सर 32 वाला जो एमसीक्यूज है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकता है अगर जी ये वेबर ऑप्शन पर, है? जी बिल्कुल बिल्कुल वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, वो टेस्ला के बराबर ही होता है। यस सर। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, 2 एक एमसीक्यू रह गए वो लिखवा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। जल्दी जरा कर लिया जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चले अगला देखिएगा जरा। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वांटिटी x इक्वल्स टू 44 है, x इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। आपको पता है एम सी स्क्वेयर तो E के बराबर होता है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, तो ये एनर्जी के बराबर यूनिट देगा। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी और वर्क सेम होते हैं, दैट इज क्या आएगा, किलोग्राम जाउल, और जाउल क्या देगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यूएचएस का सवाल है ये पे 44वां। When two quantities are added, the absolute error in the final result is dash of the individual error. पढ़ा था, रूल बताया था कि errors are always be added, तो सम होगा, ऐड होंगे। पढ़ा था आप लोगों ने, जब आप सिंपल टर्म्स को ऐड कर रहे होते हो तो क्या आता है, टोटल एरर इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। ठीक है जी, ये आपका था पेपर नंबर 1, टेस्ट नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे थोड़े लेट हैं, जो दोबारा देखना चाहते हैं वो देख सकें। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का अगर है तो पूछ सकते हैं।
सर यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ पे आ गई? अब ये मैट्रिक की बुक में दिया हुआ फार्मूला इसका ना, थर्मल कंडक्टिविटी का, अगर आप देखना चाहो तो वहां पे Q की वैल्यू आएगी। और ये तो आपका चल के आपके सिलेबस में दिया तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो मैट्रिक की बुक में इसका रिलेशन दिया होगा, वहां से देख लीजिएगा। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये। जी यहाँ तक क्लियर है? बोलिएगा जरा। चलें आगे चल रहे हैं जी हम लोग। ऑसिलेशन का यूनिट स्टार्ट करें। ऑसिलेशन का यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5। ठीक है। और यूनिट नंबर 5 में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? ठीक है। पहले नंबर पे आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता होना चाहिए। अच्छा याद रखिएगा, जब हम लोग इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो बहुत से शॉर्टकट्स आएंगे, बहुत सी टेक्निक्स आप लोगों ने जहन में रखनी होगी। यहाँ पे चीज़ों को जहन में रखना है ताकि समझने में आसानी रहे। सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, पीरियोडिक। नंबर 2, motion along straight line. Number 3, acceleration directly proportional to displacement from mean position. And number 4, acceleration is directed towards mean position. और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? Where the velocity is maximum, where the velocity is maximum, acceleration will be 0, and where velocity is 0, acceleration will be maximum. ये मोशन की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेसेसरी कंडीशंस, कंडीशंस फॉर SHM, SHM के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी हैं? नंबर 1, रिस्टोरिंग फोर्स। and number 2, inertia. These are the necessary conditions for
सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेके चलें तो हुक्स लॉ हमें बताता था हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम के हवाले से। तो क्या चीज आ जाती थी, फर्ज करो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम है, एक बॉडी है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। ओ, आपने इसे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करके आप यहां पे ले गए, अब यहां पे जब ले गए आप इसे, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आएगी। जैसे ही आप इसे यहां से छोड़ोगे ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा, और मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं अपने, बल्कि क्या होगा, वापस मीन पोजीशन पे आने का मतलब है जब आप इसे मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए तो हुक्स लॉ के मुताबिक आपने इस पे फोर्स लगाई कि भाई जितनी फोर्स ज्यादा होगी एक्सटेंशन उतनी ज्यादा आएगी, हुक्स लॉ यही बताता था हमें। और जब इसे इक्वल में चेंज करते हो, that is kx, and this k equals to f over x is known as constant। क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? यूनिट इसका क्या आएगा, दिस वन न्यूटन पर मीटर, सेम एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। याद रखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। अगर आप इसे डिफाइन करो तो इसे फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन भी कह सकते हो, ठीक है। के डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर वन स्टिफनेस, नंबर टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अच्छा याद रखिएगा जितना स्प्रिंग हार्ड होगा ना, सख्त होगा, हार्ड स्प्रिंग मीन्स मोर वैल्यू ऑफ के, ज्यादा के की वैल्यू होगी। सॉफ्ट स्प्रिंग मीन्स लेस के। जितना स्प्रिंग हार्ड होता रहेगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और जितना स्प्रिंग सॉफ्ट होता रहेगा के की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, लेके चलूं इस पे कि भाई ठीक है हमें बताओ जरा, अगर एक स्प्रिंग है मेरे पास, फर्ज करिएगा ये स्प्रिंग है, अब ये एमसीक्यू समझना जरा, फर्ज किया ये स्प्रिंग है, इसकी टोटल लेंथ ओरिजिनल लेंथ एल है, मैंने इसे काट दिया दो बराबर हिस्सों में, ये दो टुकड़े बन गए, ये L/2, ये L/2। बताएं इसकी तो टोटल के, इसका टोटल जो स्प्रिंग था वो के था, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये कितना होगा, K1 कितना हो जाएगा, K2 कितना हो जाएगा, दोनों सेम है ना। चले एक स्प्रिंग को मैंने दो बराबर हिस्सों में काट दिया, बताएं हर एक के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। सर 2K। हाँ, इसके लिए ना एक फार्मूला है आपके पास, और मैं फार्मूला आप लोगों को लिखवा देता हूँ।
वो फार्मूला की मदद से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और वो क्या होगा, के डैश यानी के डैश मीन्स, चले के डैश इज इक्वल टू के इंटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, दैट इज क्या आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग या टोटल लेंथ, और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पीस। ठीक है, अब इसको K1 कह दो, L डैश कह दो इसे, L डैश जो कि हाफ हो गया हुआ था, यानी ये बन जाएगा K इंटू एल ओवर L डैश, K डैश। अच्छा, इसी के मुताबिक अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, के एल कितना है, टोटल लेंथ एल थी, जब स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो लेंथ एल है, डिवाइडेड बाय, जब लेंथ हाफ कर दी तो के कितना होगा, दैट इज एल बाई टू, एल एल से कटेगा तो 2K हो जाएगा, यानी के डैश कितना आ गया, 2K। इसका जरा लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आप लोगों को ना इसके 1-2 MCQ करवा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा। चले MCQ देखिएगा जरा। क्या आ जाएगा MCQ, इफ a spring of spring constant K is cut into two parts of 2:1 in 2:1, what will be ratio of their spring constants? हाँ जी, उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स की रेशियो क्या आएगी। अब जरा गौर से देखिएगा ये एमसीक्यू कैसे होगा। फर्ज किया ये स्प्रिंग था टोटल, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, एक ये बन गया, 2 ये 1, अगर ये 2 है तो ये 1 है, या ये 1 है तो ये डबल है। समझ आ गई बात? इसका मतलब है अगर मैं लेंथ कह दूं, टोटल लेंथ, अगर टोटल लेंथ इसकी 3L है तो इसकी कितनी होगी 2L, और इसकी कितनी होगी L। कहता है बताना है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 कह देते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K कह देते हैं, K2 कह देते हैं। तो K1 किसके बराबर आएगा, फार्मूला क्या बताया था, ओरिजिनल K था इनटू ओरिजिनल की लेंथ 3L है, डिवाइडेड बाय पीस की लेंथ 2L है, कट गया 3/2K। इसका क्या आएगा K2, ओरिजिनल कितना है K, ओरिजिनल की लेंथ कितनी है 3L, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है L, कट के कितना आ गया 3K। समझ आ गई बात की। अब आपने क्या करना है,
K1/K2 मालूम करना है, तो K1 कितना है 3/2K/3K कट गया, दैट इज 1/2K, 1/2 आ जाएगा, दैट इज द आंसर। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, नोट बना के लिख लो। इफ अ स्प्रिंग ऑफ spring constant K is cut into n equal parts, n equal parts में डिवाइड किया, then spring constant of each part K dash equals to nk। ठीक है, K dash किसके बराबर आ जाएगा nk की। यानी याद रख लोगे, एक शॉर्टकट सा बना लो, जब भी किसी स्प्रिंग को आप जितने बराबर हिस्सों में तकसीम किया करते हो, K की वैल्यू हमेशा उतने गुना हो जाया करती है। ठीक है, अगर आप स्प्रिंग को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करोगे तो हर हिस्से की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। अगर स्प्रिंग को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करोगे तो हर एक की वैल्यू 5 गुना हो जाएगी, जितना पहले था उससे उतने गुना हो जाएगी। अगर 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करोगे तो हर एक की 50 गुना हो जाएगी। इज इट क्लियर जी? समझ आ गई बात की? अच्छा, आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। इससे आगे अगर हम लोग चलें तो आएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन। सबसे पहला आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि स्प्रिंग, डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, उनका पहला सिरा एक पॉइंट पे अटैच होता है और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पे अटैच होता है। ये K1, K2, K3, ये पैरेलल है। अच्छा, ये पैरेलल इस तरह भी हो सकता है, एक तो ये आ गया ना, पैरेलल इस तरह भी हो सकता है कि ये कोई बॉडी है M, इसका पहला इसके साथ अटैच हो, इधर ये भी इसके साथ अटैच हो, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पहला सिरा मैश के साथ अटैच है, दूसरा रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है। ये भी क्या है पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें क्या बताता है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करने की वेरी सिंपल टेक्निक K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस ऑन अप टू Kn। ठीक है, अगर मैं बात करूं इफ K1 लेस देन K2 लेस देन K3 लेस देन ऑन लेस देन Kn, यानी सबसे बड़ी वैल्यू Kn है, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आता है वो सबसे बड़ी वैल्यू से भी ज्यादा होगा। और अगर बात करूं फॉर सेम वैल्यू ऑफ K, तो फिर क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू ऑफ K के लिए क्या आ जाएगा, K equals to K plus K plus K plus on up to K, that will be Nk। ठीक है, चलें MCQ देखिएगा अभी। If a spring of constant
K is cut into 5 equal parts and combined them in parallel. What will be equivalent spring constant? 25 हाँ जी, क्या आएगा? 25 हाँ जी, 25 कैसे आएगा जी? देखो 25 कैसे आएगा ये? हाँ जी बताओ, कौन बोला था 25? पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाते हैं ना, ऐड होंगे सिंपल। नहीं, पहले ये 25 आएगा कैसे? ऐड कैसे होंगे? अगर हर एक की वैल्यू k है तो इनको ऐड करके तो 5k बनेगा ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि अगर एक स्प्रिंग को आप n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, तो हर पार्ट की वैल्यू n टाइम्स हो जाएगी। स्प्रिंग को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो हर एक की वैल्यू 5k हो गई, ठीक है, हर पीस की। उन्हें जब पैरेलल में जोड़ा तो 5k प्लस 5k प्लस 5k प्लस 5k प्लस 5k 5 दफा जमा कर दोगे 25k बन जाएगा। समझ आ गई बात की? जी क्लियर हो गया? जी सही है। अच्छा, इससे आगे अगर हम लोग चलें तो इससे आगे आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है इस तरह की अटैचमेंट होगी। K1 K2 K3 और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बताता है? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो आता है दैट इज 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस ऑन अप टू Kn। और अगर बात की जाए इफ K1 लेस देन K2 लेस देन K3 लेस देन सो ऑन लेस देन Kn, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आता है जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी छोटा होता है। और अगर फॉर सेम वैल्यूज की बात की जाए सेम वैल्यू ऑफ k की बात की जाए तो क्या आ जाएगा? 1/k e इक्वल्स टू 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k प्लस ऑन अप टू 1/k। तो के ई किसके बराबर आ जाएगा? k/n। अगर यही वाला एमसीक्यू में लेके चलो, इसी एमसीक्यू को कि 5 हिस्सों में तकसीम किया और बाद में उन 5 हिस्सों को आपने अटैच कर दिया किस तरह? सीरीज में, तो बताएं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा? ये आएगा। जी कितना आएगा? के, वो के कैसे आएगा जी? इसी चीज को लेके चलो, हर हिस्से के डैश कितना आ जाएगा? 5k, और जब आप उसे अटैच करोगे तो के ई कितना बन जाएगा? हर एक हिस्सा 5k, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कितने हैं? 5, दैट विल बी k। ठीक है, यानी इस तरह आ जाएगा के डैश इक्वल्स टू 5k और के ई इक्वल्स टू 5k/5 इक्वल्स टू k। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका जरा।
हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा जरा, हम लोग बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, और मैंने ये चीज बनाई हुई थी। बॉडी को, ये मेन पोजीशन पे था, स्ट्रेच किया, यहां पे ले गए, ठीक है। जब ये वापिस आएगा, ये सिचुएशन बनेगी। अब यहां पे जब आपने ए पे इसे छोड़ा, तो ये कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स इसे खींच के वापस लाएगी। दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स वापस ला रही है, लिहाजा एक्सेलरेशन भी रिस्टोरिंग फोर्स ही पैदा करेगी। दैट इज माइनस के एक्स एंड ए इक्वल्स टू माइनस k over m into x, that is the a is proportional to x and directed towards mean position। किस चीज को रिप्रेजेंट करता था कि जी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम की जो मोशन होती है, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ना मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। इसे मैं लिख दूं कांस्टेंट इनटू एक्स, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी मैं एक और तरीके से भी इसे डिस्कस कर सकता हूँ कि ये एक ऐसी मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहा करती। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब वेव फॉर्म ड्रॉ की गई, अच्छा यहां से देखिए, अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हवाले से, कि वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, और हम लोग कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहती है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, फर्ज करो मैंने इसे एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा। जब एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ूंगा तो बॉडी इस तरफ को आ रहा होगा, ये वेलोसिटी होगी, बढ़ रही होगी। अगर वेलोसिटी ये होगी तो एक्सेलरेशन भी इधर को ही होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। जब यहाँ पे पहुंचेगा बॉडी, क्या रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। जब नहीं रुकेगा, इधर को जाएगा। जब इधर को जाएगा तो वेलोसिटी मुसलसल कम होती जाएगी। इसका मतलब है अब वेलोसिटी इधर को है, और जब वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, एक्सेलरेशन इधर को आ जाएगा। ठीक है, दो स्टेप कवर हुए। जब यहां से चल के इधर को आएगा, अब वेलोसिटी इस तरफ को होगी तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहां से जब इस तरफ वेलोसिटी ने कम होना है, जब वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। यानी हर एक स्टेप में एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है, और एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में 4 स्टेप कवर होते हैं। इसका मतलब है इस 4 स्टेप में एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहा।
इसकी तरफ रहा, मीन पोजीशन की तरफ, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। जब हम लोग वेव फॉर्म की बात करते हैं, सर ये फोर्स वाला रिपीट कर दें एक बार। कौन सा फोर्स वाला। कौन सा वाला ये वाला? यस सर। देखो, जब आपने इसे एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ा, अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे रुका रहे, क्या ये रुका रहेगा? नहीं, ये वापस आएगा क्योंकि स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ था। अब वापस जब आएगा तो जो फोर्स वापस ला रही होती है उसे बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? रिस्टोरिंग फोर्स। जब रिस्टोरिंग फोर्स उसे वापस ला रही होगी तो चूंकि किसी भी किस्म की फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, आपने स्मूथ टेबल पे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ, तो इसका मतलब है जितनी फोर्स आपने लगाई होगी उतनी ही रिस्टोरिंग होगी, बराबर लिखते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि अप्लाई करदा फोर्स उसे लेफ्ट से राइट पे लेके गई और रिस्टोरिंग फोर्स उसे राइट से लेफ्ट पे लेके आई। और चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसे रेस्ट से मोशन में ला रही है, लिहाजा एक्सेलरेशन भी रिस्टोरिंग फोर्स ही पैदा करे। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अब वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम की बात करनी है हम लोगों ने। कुछ बेसिक पैरामीटर हैं जो ध्यान में रखने हैं। जो वेव फॉर्म बनती थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो ऐसी वेव बनती थी। अब ये कैसे बनेगी मैं इसके बारे में नहीं जा रहा, क्योंकि आगे बड़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। मैं सिर्फ इसके कुछ पैरामीटर्स आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्प्रिंग में सिस्टम ऑसिलेट करता था। अच्छा, याद रखिएगा कि जो वन वाइब्रेशन होती है ना, एक वाइब्रेशन, अब देखो यहां से चला था ना बॉडी मीन पोजीशन से, यहां पे गया एक स्टेप, यहां से यहां पे गया दूसरा स्टेप, यहां से वापस यहां पे आया तीसरा स्टेप, यहां से यहां पे गया चौथा स्टेप। एक वाइब्रेशन जो होती है वो क्या होती है कि बॉडी जहां से चले वापस वहीं पे आ जाए, यहां से चला वापस यहीं पे आ गया, दैट इज वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन 4 बराबर स्टेप कवर करती है, 4 बराबर के स्टेप होते हैं, और इन 4 स्टेप को यानी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि 4 स्टेप्स का जो टाइम होता है वो टी होता है, तो एक स्टेप का कितना होगा? T/4। 2 का कितना होगा? T/2। 3 स्टेप्स का कितना होगा? 3T/4। और 4 स्टेप्स का कितना होगा? T। अच्छा देखो, जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, 4 स्टेप कवर हो गई यहां से यहां तक, और ये तो एक कंप्लीट वेव बन गई ना, वेवलेंथ, और यहां से यहां तक एंगल होगा 360 एक कंप्लीट वेव का, जो कि 2 पाई रेडियन भी होता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, बहुत ज्यादा अहम, याद होना चाहिए आपको, भूलना नहीं चाहिए ये वाला। जब बॉडी ऑसिलेट कर रहा होता है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है दैट इज कॉल्ड एक्स नॉट एम्पलीट्यूड। ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक एक्स नॉट, ये भी कितना है? एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स नॉट। यहां से चल के बॉडी वापस यहाँ पे आया, कितना फासला तय किया उसने? 4x नॉट। कितना कवर किया? 4x नॉट। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। इस केस में जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, एमसीक्यू, अ बॉडी कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, इट्स
displacement and distance will be, ब्रैकेट में लिख दो x नॉट इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। बताओ जी जरा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा? सर डिस्टेंस 4x नॉट और डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ जी क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट बताओ जी कितना आएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट 0? क्यों 0 क्यों आएगा जी? डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों आएगा सर क्योंकि जहाँ इनिशियल पे और फाइनल पोजीशन सेम है। जी? डिस्प्लेसमेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, बॉडी जहां से चला था वापस यहीं पे आ गया, इसका मतलब है जो इनिशियल पोजीशन वही फाइनल पोजीशन। जबकि डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 4x नॉट। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी? सर ये जो जी जी रिलेशन है a is directly proportional to minus x, हाँ जी। तो ये बता रहा है कि acceleration is in the direction of displacement। नो 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 नो, ऐसा तो नहीं बताया मैंने ये कहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जैसे जैसे मीन पोजीशन से फासला बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन ज्यादा होता जाएगा। और नेगेटिव साइन शो करते हैं कि उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहनी है। जिस तरह देखो ना, वेलोसिटी मीन पोजीशन की तरफ भी है, उससे ऑपोजिट भी है, लेकिन चारों केसेस में एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। ठीक है सर ऊपर वाले केस में, सेकंड वाले केस में जब वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो रही है, कहाँ? लेकिन हमने पढ़ा कि जब वेलोसिटी ज्यादा यहाँ होगी पे एक्सेलरेशन। सुन लो जी ना, यहाँ पे ये वाला हाँ जी। तो वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ज्यादा होने की बात तो नहीं की यहाँ पे। ये जो मैंने तीर के निशान बनाए ये मैंने डायरेक्शन का बताया आपको कि अगर आपने बॉडी को यहाँ से छोड़ा, वेलोसिटी इस तरफ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। मैंने मैग्नीट्यूड को तस्करिया नहीं किया यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो तीर के निशान बनाए हुए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहेगी। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। सर 1 वाइब्रेशन इक्वल्स टू 4x नॉट, ये बात समझा दें एक दफा दोबारा। एक वाइब्रेशन में बॉडी यहां से चला, वापिस यहीं पे आया, कितने स्टेप कवर हुए? 4 स्टेप। एक स्टेप का x नॉट है तो 4 स्टेप का कितना होगा? 4x नॉट है। ठीक सर है, जो वेव फॉर्म को देखेंगे तो 2x नॉट बनेगा ना? किसे देखेंगे? वेव फॉर्म को नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तो x वो नॉट यहां से यहां जाने पे गया, फिर यहां से यहां पे आया, तो टोटल 2x नॉट ही बना ना। और डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी तो मैंने सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था कि मीन से एक्सट्रीम तक था। वो जब वो सर्कुलर बनाऊंगा ना तो फिर आप देखो उसमें, कि उसमें भी आप लोग गौर करोगे तो सिंगल नहीं बनता, 4 ही बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन? सर ये आपने वेवलेंथ लिखा होगा ना, ये वेवलेंथ 360 डिग्री के कैसे इक्वल होगा? एक वेव जब बनेगी ना, यहां से जब साइन ड्रॉ किया, अभी सिर्फ ये याद रख लो, अभी ये नोट कर लो। जैसे ही अगले आर्टिकल्स पे चलेंगे ना, जब हम लोग इसमें एंगल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने एक शॉर्टकट बताया आपको कि 1 वाइब्रेशन इक्वल्स टू 4 स्टेप इक्वल्स टू t इक्वल्स टू लैम्डा 362 पाई 4x नॉट।
ये एक शॉर्टकट बताया, अभी नोट कर लो। जैसे जैसे, चूंकि अभी तो ये पहला टॉपिक है, जैसे जैसे ये टॉपिक आगे चलेंगे आप लोगों को ये सारी चीजों को हम प्रूव करेंगे कि वाकई। अब देखो ना, यहाँ पे एक वाइब्रेशन 4 स्टेप तो मैंने कर दिया, टी भी कर दिया, लैम्डा भी हो गया। अब ये प्रूव होना है, ये प्रूव होना है। जैसे जैसे आगे चलेंगे हम लोग इसको डिस्कस करते जाएंगे। अभी आप सिर्फ इसे नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी का है। जी जी सही, 4x नॉट फुल वेव फॉर्म में होगा डिस्टेंस। बेटा, आप ये देखो, ये डायग्राम नजर आ रही है आपको? ये मैंने उसकी वेव फॉर्म बनाई है। इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि बॉडी यहां से चला, एक स्टेप कवर करके यहां पे आया, दूसरा स्टेप कवर, जब एक स्टेप कवर किया तो कितना हुआ एक्स नॉट, दूसरा स्टेप कवर किया तो कितना हो गया एक्स नॉट, टोटल कितना हो गया 2x नॉट। यहां से यहां पे आया तो 3x नॉट, यहां से यहां पे गया तो 4x नॉट। एक वाइब्रेशन में 4 स्टेप होती हैं और एक स्टेप का x नॉट होता है, तो 4 स्टेप का कितना होगा 4x नॉट होगा। ठीक है, जी क्लियर? यस सर। चलें ठीक है, एक आधा एमसीक्यू मजीद लिखवा रहा हूं। और अच्छा चले, इससे पहले मैं बात कर लूं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास? फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने कहा था कि 4 स्टेप को हम एक वाइब्रेशन कहते थे। उस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता था दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, F इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, यानी F इक्वल्स टू 1/t एंड F इंटू टी इक्वल्स टू 1। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, और इस 1 का नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के प्रोडक्ट का कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली करेक्टरिस्टिक है सर्कुलर मोशन की, लेकिन हम यहाँ पे उसे इस्तेमाल करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। अगर 2 पाई हो जाए एंगल तो टाइम पीरियड हो जाता है, और टाइम पीरियड को लिख सकते हो 1/t को लिख सकते हो f, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, इस दोनों का यूनिट हमेशा, रेशो हमेशा 2 पाई होती है। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमेशा 2 पाई हुआ करता है। समझ आई बात की? यहाँ से टाइम पीरियड निकालना हो तो 2 पाई ओवर ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। एमसीक्यू टॉपिक आगे नहीं करवा रहा क्योंकि वो कंप्लीट होना नहीं, कल ही डिस्कस करूंगा, और बहुत अहम, और कल कोशिश करेंगे कि बड़ा पोर्शन आपका इसका वाइंड अप कर दिया जाए। एमसीक्यू क्या आएगा जी? इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन after 3.5 vibrations, बताएं जी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा?
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। ये बताइएगा। सर डिस्टेंस 14x नॉट और अच्छा। डिस्प्लेसमेंट 2r। अगर आप गौर से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, सही है। बॉडी ने कहां से चलना है, मीन पोजीशन से। तो 3.5 वाइब्रेशंस, आपको पता है ना कि 1 वाइब्रेशन इक्वल्स टू 4x नॉट। 3.5 वाइब्रेशन मल्टीप्लाई कर दोगे 3.5 इंटू 4x नॉट, दैट इज 14x नॉट। ये तो डिस्टेंस आ गया। और डिस्टेंस का ताल्लुक नहीं होता बॉडी कहां से शुरू हो रहा है कहां से शुरू नहीं हो गया, ठीक है। अब मीन पोजीशन से चलना है। 3 वाइब्रेशन कंप्लीट होंगे, 3 वाइब्रेशन। तो बॉडी यहां से चल के वापस यहां से चला, इधर गया, वापस यहां पे आया, 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन। इसका मतलब जब 3 वाइब्रेशन होंगे तो बॉडी जहां से चला था वहीं पे होगा। जब मजीद आधी वाइब्रेशन होगी, बॉडी यहां से चल के इधर जाएगा और यहां से चल के यहां पे आएगा, आधी वाइब्रेशन में ना। इसका मतलब है जब बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो हर आधी वाइब्रेशन के बाद बॉडी मीन पोजीशन पे आएगा। अब जब मीन पोजीशन से चला था, आधी वाइब्रेशन के बाद दोबारा मीन पोजीशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टकट बना लीजिएगा। एक की पॉइंट टोटका बन गया, और वो क्या, याद रखोगे, जब भी बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो हर आधी वाइब्रेशन के बाद वो मीन पोजीशन पे ही हुआ करेगा। और अगर बॉडी, यही क्वेश्चन इस तरह होता, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो फिर क्या होना था, डिस्टेंस तो इतना ही आ जाना था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करना था उसने, तो आधी वाइब्रेशन के बाद दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पे होना था, फिर 2x नॉट हुआ करना। तो याद रखिएगा हमेशा, ये शॉर्टकट याद रख लो। जब बॉडी, चलिए बना देता हूं हम, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम mean position after every half vibration, it will be on mean position, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, if body starts from, यानी इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या आया करेगा, if body starts from extreme position after every half vibration, it will be extreme position, will be on other extreme position।
तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टू एक्स नॉट। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। सर ये सेकंड पॉइंट दोबारा बता दें। जी दूसरे वाला पॉइंट देखिएगा जरा, ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ मैंने। फर्ज करो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है, ये एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम। अब उसने स्टार्ट कहां से करना है? मीन पोजीशन से। तो आधी वाइब्रेशन जब होगी कहां पे जा चुका होगा? आधी वाइब्रेशन का मतलब दो स्टेप जब होंगे तो यहां से इस तरफ को और यहां से इस तरफ को। इसका मतलब है जब स्टार्ट किया तो मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे था, जब आधी वाइब्रेशन हुई तो दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जा चुका है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2x नॉट, क्योंकि यहां से यहां तक। और अगर मीन पोजीशन से चले तो आधी वाइब्रेशन के बाद मीन पोजीशन पे होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यहां तक आज का काम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी आप लोग, बाकी हम लोग इससे आगे कल देखेंगे इंशाल्लाह। और कल हम लोग बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। कल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके ग्राफ डिस्कस करेंगे और पेंडुलम को डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। आप लोग मुझे इसकी तस्वीरें जो है वो ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं, ठीक है जी। क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, वरना फिर क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ मैं यहीं पे। चलें ठीक है जी, क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। अब इसे पढ़िएगा।